हेलो बच्चों। क्या हाल है चाल? एकदम सब बढ़िया। चलिए, तो कई दिनों के बाद हम आज आप लोगों को क्लास 8 का 15वां चैप्टर जंतुओं में प्रजनन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एकदम मजा आएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए अब जो 8वां क्लास का एनसीईआरटी का जो 15वां चैप्टर है उसका नाम है जंतुओं में प्रजनन। पेज नंबर 207 पेज नंबर निकाल लीजिए और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जंतु के बारे में जानते हैं कि जंतु क्या होता है। ठीक है, जंतु मतलब है कि जितना भी जीव है जिसमें की प्राण हो, जो चलता हो, घूमता हो, जिसमें फीलिंग्स हो, जो सांस लेता हो, जो खाता हो, जो अपने अपने जैसे बच्चे को जन्म देता हो, इन सभी चीजों को हम जंतु बोलते हैं। ठीक है, जो जीव जिसमें जान हो, सिंपल सा बात करिए, जो हंसे जो रोए उसको हम लोग जंतु बोलेंगे। वो पेड़ पौधा भी हो सकता है, ठीक है, वो जानवर गाय भैंस बिल्ली बकरी बंदर भी हो सकता है, और वो इंसान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जंतु में। अब उसके बारे में जो जानेंगे तो उसमें कहता प्रजनन कैसे होता है, कि वह कैसे बच्चों को जन्म देता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, गाय भैंस बैल बकरी, या फिर हम लोग जो इंसान है, ये कैसे प्रजनन करते हैं, बच्चे की जन्म कैसे देते हैं। इन सभी चीजों का क्वेश्चन हमारे मन में जो उठ रहा है, उन सारी चीजों का जानकारी हम लोग इस चैप्टर में लेते हैं। सबसे पहले बात आता है क्या कि जंतुओं में प्रजनन में कि चुई चुई की आवाज सुनकर राधा उस कमरे की ओर दौड़ पड़ी जहां 9 अंडों पर मुर्गी रोजाना बैठा करती थी। ठीक है, दादी माँ कहती थी कि इन अंडों से एक दिन चूजे निकलेंगे। राधा ने देखा 5 चूजे चुई चुई कर रहे हैं और 5 अंडे के खोल भी टूटे पड़े हैं। 3 अंडों से चूजे निकलने के प्रयास में देखते ही देखते तीनों अंडों से एक एक चूहा बाहर निकल आए। मतलब जैसे ही राधा जो जाती है उस मुर्गी के पास, और वो जैसे ही जाती है और देखते देखते उस 3 को अंडा फूट करके उसमें से जो चूजा होता है, मुर्गी का बच्चा, वो बाहर निकल जाता है। कहता है कि शेष एक अंडे से चूजा निकलने की बहुत देर तक इंतजार करती रही, परंतु अंडा यूं ही पड़ा रहा, उससे कोई चूजा बाहर नहीं निकला। राधा सोचने लगी, अगर इस अंडे से चूजा क्यों नहीं निकला, क्या सभी अंडों से चूजे नहीं। देखिए सिंपल सा बात है, आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठेंगे, क्योंकि अंडा तो कई गो था, ठीक है, लेकिन क्या वे सभी अंडे से चूजा निकला? नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? इन सबो क्वेश्चंस का मन में उसके लिए उत्तर क्या होना चाहिए, ठीक है, वो उसके मन में सवाल उठने लगे, ऐसा क्यों हुआ, एक अंडे से केवल एक ही चूजा क्यों निकलते हैं, 2 क्यों नहीं निकला? उसके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है। किसके मन में? राधा के मन में। क्या बिना अंडों के चूजे हो सकते हैं? मतलब बिना अंडा का चूजा हो सकता है, मुर्गी बन सकता? तो नहीं। मतलब इसमें उन सभी चीजों का प्रश्न हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या बच्चों के लिए मुर्गी होना आवश्यक है? अगर कोनो बच्चा देगा, मतलब कि अंडा से बच्चा निकलेगा, क्या उसके लिए मुर्गी का होना जरूरी है कि नहीं? ठीक है, एक मुर्गी कितने अंडे देती है? क्या चूजे अंडे दे सकते हैं? मुर्गी बच्चा क्यों नहीं देती? अंडा क्यों देती? इंसान तो बच्चा देता है, अंडा नहीं देता है, क्यों? क्या राधा अब मुर्गी की दुनिया से बाहर निकलकर दूसरे जंतुओं के विषय में सोचने लगी? बकरियां बच्चे देती है, ठीक है, वे अंडे क्यों नहीं देती? अब कहता है कि बकरी अंडा देता है, नहीं, बकरी क्या देता है? बच्चा देता है। तो उसके मन में आता है कि मुर्गी तो अंडा देती है और बकरी अंडा क्यों नहीं देती है, बकरी बच्चा काहे देती है? इन सबो चीजों का मन में बहुत सारा प्रश्न उठने लगा। सबका उत्तर जानने के लिए वो एकदम आतुर होने लगी। सभी जंतु अंडे या बच्चे क्यों उत्पन्न करते हैं? क्या मुर्गी के अंडे से बत्तख या हंस के चूजे निकल सकते हैं? उसके मन में आता है कि मुर्गी के अंडा से बत्तख निकलेगा क्या? सोच में पड़ गई वो। अब जरा आप भी सोचिए, यदि बकरियां बच्चा देना बंद कर दे तब क्या होगा? अब आप ही बताइए, अगर बकरी जो है वो बच्चा देना बंद कर देती। सिंपल सा बात है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि इस दुनिया में बकरी नाम की कोई प्रजाति रहेगी ही नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन सारी बकरियां मर जाएगी, सबको काट के कोई ना कोई खा जाएगा। मतलब कि जो मांसाहारी मांस खाता है, खस्सी को मार के खा जाएगा, बकरी धीरे धीरे बूढ़ा होने के बाद मर जाएगी, ठीक है, तो क्या बकरी रह पाएगा? नहीं। इसीलिए वो बच्चे को जन्म दे रही है। क्रियाकलाप अब समझ गए कि कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु बच्चे पैदा करते हैं। दोनों प्रकार के जंतु की सूची बनाई। कहता है कि यहाँ पे अंडे देने वाले जंतु, तो अंडे देने वाले जंतु में जैसे बत्तख हो गया, ठीक है, मुर्गी हो गया, कौवा हो गया, कोयल हो गया, ये सब अंडा देती है, ठीक है। अब बच्चे देने वाले जंतु, तो बच्चे देने वाले जंतु में क्या क्या आएगा, ठीक है, जैसे गाय, ठीक है, बकरी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंसान, ये सब क्या देती है? बच्चा देती है। आगे देखो,
पेज पलटाइए। लिखा है कि गाय बछड़ा और बछिया को जन्म देती है, मछली के अंडों से मछली निकलते हैं, मनुष्य शिशु को जन्म देते हैं। पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं कि धान के बीज से धान, गेहूं के दाने से गेहूं किस प्रकार प्राप्त होते हैं। सजीवों में अपने जैसे संतति उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं। अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजनन। इसी बात को याद रखना है, यहां पे आप अंडरलाइन कर लेंगे। अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं, जिसे हम लोग प्रजनन कहते हैं। ठीक है, प्रजनन के उपरांत संतति की उत्पत्ति होती है। जंतुओं के संतति अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? पहला में क्या है, देखो कुत्ता, कुत्ता के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, पिल्ला। ठीक है, बिल्ली के बच्चा को क्या बोलेंगे, कीटेन। क्या बोलेंगे, कीटेन। ठीक है, अब मनुष्य के बच्चा को शिशु, गाय के बच्चा को बछड़ा है, बछड़ा बोलिए। बछिया है मतलब कि महिला, मतलब कि जो गाय बनेगी उसको हम लोग बछिया बोलेंगे। मुर्गी के बच्चा को क्या बोलते हैं, पिछड़ा अभी हम लोग जाना है, चूजा बोलेंगे उसके बच्चा को, अंडा में से जो निकलेगा। क्या आप बता सकते हैं कि जंतुओं से ये बच्चे किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। चलिए उसी बात की हम लोग भी आगे चर्चा करते हैं। कहते हैं पौधों की तरह जंतुओं में भी प्रजनन की दो विधियां होती है, अलैंगिक और लैंगिक। एक है अलैंगिक, ठीक है, और एक क्या है, लैंगिक। ठीक है, देखो अलैंगिक प्रजनन में क्या आता है कि आप पिछली कक्षा में लेयरिंग और कलमी विधि द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति के प्रक्रम को समझ चुके हैं। अब हम लोग जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि समझेंगे कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव अकेले अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। क्या इस प्रकार के सूक्ष्म जंतुओं के नाम बता सकते हैं? परिपक्व हाइड्रा के शरीर में या एक से अधिक उभार दिखाई देते हैं, यह मुकुल बड है। उसी को अंग्रेजी में मुकुल को हम लोग अंग्रेजी में बड बोलते हैं। मुकुल विकसित होता हुआ संतति है, यह परिपक्व होकर जनक हाइड्रा से विलग हो जाता है। विलग होकर मुकुल नवजात हाइड्रा का रूप ले लेता है। इस प्रकार अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती और लैंगिक प्रजनन की यह विधि क्या कहलाती है, मुकुलन। ठीक है, कहलाता है। यह अलैंगिक प्रजनन और भी विधियां हो सकती है। अलैंगिक प्रजनन मतलब कि कोई एक जीव ही उसमें भाग लेगा, दो जीव की जरूरत नहीं है, उसी को हम लोग बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, क्रियाकलाप 3 में देखिए, कहता है हाइड्रा के अस्थायी स्लाइड को आवर्धक लेंस और सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करिए। बता दिए थे कि हम स्लाइड किसको बोलते हैं, 2 अंगुली चौड़ा रहता है, एक शीशा का पट्टी जिसपे ब्लड कोई भी चीज जिसको आपको अवलोकन करना है उस चीज को रखते हैं। लेंस से आवर्धक लेंस मतलब जिससे बड़ा दिखाई दे, जैसे उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस ले लेना है, और या फिर सूक्ष्मदर्शी के सामने रखिए और पता करिए कि उसमें क्या क्या चीज आपको दिखाई दिया। दिखाई देने वाले संरचना का साफ चित्र बनाइए। क्या शरीर में उभरी हुई संरचना दिखाई दे रही है? तो बिल्कुल आपको कुछ इस तरह का संरचना दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कुछ इस तरह का संरचना दिखाई देगा, अपने अपने बुक में देखिए। आगे आता है अमीबा, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव का मतलब क्या, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। नंगी आंखों का मतलब कि आपके चश्मा नहीं होना चाहिए, लेंस नहीं होना चाहिए और ना ही सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए। किसी भी चीज को आप उपयोग नहीं करें, इसका मतलब कि आपका नाक अभी नंगा है। इसकी बनावट के विषय में आप पूर्व की कक्षा में जान चुके हैं। कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है, कोशिका के बीचों बीच क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक परिपक्व होकर 2 भागों में बंटने लगता है, जिससे प्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अंत में अमीबा का शरीर भी 2 भागों में बट जाता है। प्रत्येक भाग में विभाजित केंद्रक मौजूद रहता है, जैसा कि चित्र 15.2 में दिखाया गया। किताब में देखिए आपको नीचे कुछ फिगर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, परिपक्व शरीर 2 भागों में बढ़कर अपना अस्तित्व खो देते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को, जिस प्रक्रम में कोई एक जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करते, उसे क्या बोलते हैं, द्विखंडन। द्विखंडन क्यों बोले, क्योंकि एक जीव टूट करके 2 बन जाएगा। एगो चीज को 2 खंडी कर दीजिए, क्या हो गया, द्विखंडन। द्विखंडन मतलब कि 2 चीज में बंटना क्या हो जाएगा, द्विखंडन। मतलब अमीबा का में प्रजनन किस प्रकार होता है, तो द्विखंडन के द्वारा, क्योंकि वह अपने आप उसमें 2 केंद्रक हो जाता है और दोनों अलग अलग पार्ट में बन जाता है, दोनों अलग अलग विकास करने लगता है। ठीक है, अमीबा का एक स्वच्छ चित्र बनाकर द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया को समझाइए। तो सिंपल सा बात है, आप यही फिगर बना दीजिए। ये फिगर जो यहाँ पे दिख रहा है ना, आप इस फिगर को बना लीजिएगा अपने कॉपी में। इन 2 विधियों के अतिरिक्त अलैंगिक प्रजनन की और अन्य विधियां हैं, जिनमें एक ही जनक द्वारा संतति उत्पन्न होते हैं। इस विधियों के बारे में आप अगले कक्षा में जानेंगे, मतलब जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो आपको इन सभी चीजों के बारे में आप विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन आज इस चैप्टर में इतना ही है। उसके बाद आता है लैंगिक प्रजनन। ठीक है, ये था, इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं अलैंगिक प्रजनन। और लैंगिक प्रजनन का मतलब हुआ जिसमें 21 जीव भाग लेगा।
उसमें महिला और पुरुष दो गो जीव की जरूरत नहीं है, केवल एक जीव। अगर एक ही जीव से अगर कोनो प्रजनन हो रहा है, इसका मतलब कि वह अलैंगिक प्रजनन हो रहा है। अगर दो जीव से हो रहा है तो तब लैंगिक होगा। उसी चीज के बारे में हम लोग अब जानते हैं। देखिए कहता है पिछली कक्षा में आप पौधों के लैंगिक प्रजनन के बारे में जान चुके हैं। स्मरण कीजिए मतलब कि याद कीजिए, ठीक है, कि किस प्रकार पौधों के नर एवं मादा जननांग आपस में मिलकर नए पौधे उत्पन्न करते हैं। क्या पौधों की इन जननांगों के बारे में आप बता सकते हैं? क्रियाकलाप 5, पौधों के नर एवं मादा जननांगों के नाम लिखिए तथा इन अंगों का चार्ट पेपर पर चित्र बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। पौधों की तरह जंतुओं में भी नर एवं मादा जननांग होते हैं। लैंगिक प्रजनन में नर एवं मादा दोनों के जननांग भाग लेते हैं। क्रियाकलाप 6, मछलियां एक साथ सैकड़ों अंडे देती है। मछली जो होती है एक साथ बहुत सारा अंडा देती है, 100 200 500 बहुत अंडा देती है, सैकड़ों 100 से ज्यादा। क्या सभी अंडों से बच्चे उत्पन्न होते हैं? बिल्कुल नहीं होता होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही पानी में गल जाता होगा। पास के तालाब से मछलियों तथा मेढकों के अंडे एकत्रित कीजिए। क्या इनके अड़ंग और आकार के बारे में चर्चा करिए। तो आप इसमें देखना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके बारे में छोड़िए, आगे देखिए। मानव प्रजनन तंत्र। अब हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में मानव क्या जो प्रजनन तंत्र है महिला का और पुरुष का, दोनों का अलग अलग हम जानते हैं। कहता है पुरुष में उदर के नीचे अंडा के आकार का एक जोड़ा वृषण होता है जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। जो पुरुष होता है मतलब कि लड़का, उसमें जो उदर गुहा मतलब कि जो कमर से थोड़ा सा नीचे जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है, ठीक है। दुगो अंडा जो लड़का रहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिनसे जुड़ी हुई एक जोड़ा शुक्र नलिका होती है जिसे शुक्राणु गति करता हुआ शिशन के माध्यम से निकलता है। शुक्राणु लाखों की संख्या में निकलते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय संरचना है। सूक्ष्मदर्शी में सिर, मध्य भाग एवं पूंछ स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि चित्र 15.3 में दिखाया गया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का फिगर यहाँ पे दिखाई देगा। आप अपनी किताब में भी यहाँ पे देखिए, ये इंसान में जो पुरुष है लड़का, उसके अंदर यही शुक्राणु पाया जाता है, ठीक है। देखिए आगे, स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा प्रजनन अंग स्थित होते हैं। इन अंगों की एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। मादा प्रजनन अंग में कौन कौन सा पार्ट होता है? एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी तथा एक गर्भाशय, जिसमें बच्चे का पालन पोषण होता है। शिशु होता है ना, छोटा गर्भ में जो बच्चा रहता है उसका गर्भाशय में ही पालन पोषण होता है, और जब वो 9 महीना हो जाता है तो फिर वो बच्चा बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों का प्रजनन तंत्र दिया हुआ है। यहाँ पे स्त्री का प्रजनन तंत्र है और यहाँ पर पुरुष का प्रजनन तंत्र। आप दोनों को किताब में देख सकते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक माह किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु अर्थात मादा युग्मक निर्मोचित होकर मतलब कि बाहर निकलता है। निर्मोचित होना मतलब बाहर निकलना, होकर अंडवाहिनी में पहुंचता है। अंडाणु भी एक कोशिकीय संरचना है। अंडाणु भी मात्र एक कोशिकीय है। उसी से इतना बड़ा सृष्टि, हम आप सभी सबों का उसी एक कोशिकीय जीव से हम लोग इतना बड़ा बनते हैं, बहुकोशिकीय जीव में। अंडवाहिनी में शुक्राणु तथा अंडाणु से संलयित होता है। संलयन की क्रिया निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद यह संरचना गति करते हुए गर्भाशय में आकर रूपित हो जाता है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। युग्मनज की कोशिकाएं विभाजित होने लगती है जो परिवर्तित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस अवस्था में शिशु का सिर, पैर, नाक, आंख आदि कुछ अंग विकसित हो जाते हैं। जब भ्रूण विकसित होते हुए शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेती है तब यह अवस्था गर्भ कहलाता है। गर्भ का विकास पूरा हो जाने पर एक माँ शिशु को जन्म देती है। देखिए, एक कोशिकीय जीव ही होता है, ठीक है। जब मतलब कि जब बच्चे का जो निर्माण हो रहा होता है तो वो पहले एक कोशिका का ही होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें हाथ बनता है, आंख बनता है, सिर बनता है, पैर बनता है, पेट बनता है, और वह धीरे धीरे विकसित होता है माँ के गर्भ में, ठीक है। और जब वहां से वो पूरा एक तरह से एकदम वो जो परिपक्व एक बच्चा बन जाता है, एकदम अच्छा शिशु, अल्ट्रासाउंड सब जो करवाता है कोई महिला सब, जिसका मतलब पेट में बच्चा रहता है, तो उसमें वही सब चीज चेक होता है कि बच्चा का विकास कितना हुआ है, बच्चा ठीक तो है ना, मतलब कि या फिर गड़बड़ है, किसी तरह का कोनो दिक्कत है या तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी चीजों को जानने के लिए महिलाएं या उसका पति या फिर माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षित बच्चे का जन्म हो इसके लिए क्या करवाते हैं? अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है। तो गर्भ का विकास पूरा हो जाने पर एक माँ शिशु को जन्म देती है। गर्भ का विकास कितना दिन में हो जाता है? तो 9 महीना, नॉर्मली 9 महीना में एक बच्चे का जन्म होता है। आगे देखिए, हम है लड़का, ठीक, कोई ना कोई लड़की भी होगी, लड़की और लड़का। तो कहता है कि जो लड़का है पुरुष, उसी को पुरुष बोलते हैं, जो लड़की है उसी को हम लोग महिला बोलते हैं या फिर स्त्री बोलते हैं। अंग्रेजी में मेल और फीमेल, ठीक है।
तब पुरुष में से निकलता है नर युग्मक, पुरुष में नर युग्मक रहता है और स्त्री में कौन सा युग्मक रहता है, मादा युग्मक। तो नर युग्मक जो पुरुष में होता है उसको बोलते हैं शुक्राणु, किताब में लिखा हुआ है। जो पुरुष होता है ओकरा अंदर जो अंडा मतलब कि नर युग्मक है, युग्मक उसको बोलते हैं हम लोग शुक्राणु, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पर्म, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पर्म। और जो महिला होती है उस महिला में जो पाया जाता है उसका नाम है अंडाणु। अंडाणु का नाम क्या है, मतलब कि मादा युग्मक जो पाया जाता है उस मादा युग्मक का नाम क्या है, अंडाणु। अब अंडाणु को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओवम, OVUM, ठीक है। तो दोनों के मिलने से क्या बनता है, युग्मनज, क्या बनता है, युग्मनज। और वहीं पे निषेचन हुआ, जब युग्मनज बना किसके प्रक्रिया के कारण, तो निषेचन का प्रक्रिया हुआ जिससे वहां पर क्या बना, युग्मनज बना। उसके बाद बनता है भ्रूण, ठीक है, क्या बनता है, भ्रूण। भ्रूण से क्या बनेगा, फिर गर्भ का विकास हो जाएगा। गर्भ का विकास होने के बाद एक नवजात शिशु का जन्म होता है, फिर वो बड़ा होता है और हमारी आपकी मेरी तरह और आपकी तरह एक आदमी का निर्माण हो जाता है, एक महिला का निर्माण हो जाता है। नवजात शिशु का जन्म नर एवं मादा युग्मकों की संलयन के फलस्वरूप होता है, जिस कारण शिशुओं में माता एवं पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। नहीं कहता है कि ई माई पर गेले, ई बाप पर गेले या फिर ई दादा पर गेले, इसका मतलब कहीं ना कहीं वही होता है कि किसी में माता का लक्षण होता है, किसी में पिता का लक्षण है, किसी किसी बच्चे में दोनों का लक्षण होता है। वैसे नॉर्मली लगभग सभी बच्चों में माता और पिता दोनों का लक्षण मौजूद होता है। हाँ, किसी में थोड़ा सा ज्यादा लक्षण मौजूद हो गया पिता का, किसी में माता का ज्यादा, लेकिन अक्सर आप गांव घर में सुनते हुए मिलेंगे कि एकरा बाप वाला लक्षण है, एकरा माय वाला लक्षण है, एकर मुंह माय वाला है, एकर कटिन बाप वाला है, कुछ इस तरह का आपको गांव घर में सुनने को मिलता है। कारण वही होता है कि माता पिता के द्वारा ही एक बच्चे का जन्म होता है। स्वाभाविक से बात है उसमें दोनों का माता और पिता दोनों का गुण उसमें मौजूद होगा, ठीक है। क्या कहता है, क्या होगा यदि शुक्राणु को अंडवाहिनी में जाने से रोक दिया है, तो सिंपल सा बात है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो किसी बच्चे का जन्म नहीं होगा। हाँ, क्रियाकलाप साथ आप अपने भाई बहन के शरीर के उन अंगों की पहचान करने का प्रयास करिए जो उनके माता अथवा पिता के अंगों की आकृति से मिलता जुलता है। इसे कॉपी पर नोट कीजिए। अक्सर आप देखेंगे ना तो आपको नाखून से पता चलेगा, मम्मी पापा का नाखून जिस तरह का होता है बेटा बेटी का नाखून भी उसी तरह का होता है। मम्मी पापा का रंग अगर उजला है ना तो बेटा बेटी का रंग भी उजले होता है। मम्मी पापा अगर देखने में छोटे मतलब हाइट में अगर छोटे हैं तो बेटा बेटी लगभग केस में क्या होता है, छोटे होता है। बहुत कम ही केस में होता है कि माता पिता छोटे है बेटा क्या हो गया एकदम बड़का, या बेटी क्या हो गया एकदम बड़का, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ज्यादातर केस में जैसे माता पिता, बच्चों का भी स्वभाव मतलब या फिर हाइट वेट कलर सारा चीज क्या होता है माता पिता के ही साइज में होता है। अक्सर ऐसा ही देखा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या कोई जीव बच्चा क्यों देता है? बिल्कुल, बच्चा इसीलिए देता है ताकि उसका संतति बरकरार रहे, वंश वृद्धि एकदम बरकरार रहे। अगर मान लीजिए कोई आदमी बच्चे को जन्म नहीं देगा, माता पिता अगर किसी बच्चे को जन्म नहीं देगा तो क्या उसका परिवार बढ़ेगा? उसका परिवार क्या अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म। अगर बकरी बच्चे को जन्म देना बंद कर दे तो सिंपल सा बात है बकरी इस दुनिया में नहीं रहेगी। शेर अगर बच्चे को जन्म देना बंद कर दे, शेर नहीं बच्चा नहीं दे, तब एक को दुनिया में शेर नहीं रहेगा। इंसान अगर बच्चे को जन्म देना बंद कर दे, धीरे धीरे सारा बूढ़ा होकर के आदमी औरत सबका सब मर जाएगा और बच्चा को रहबे नहीं करता, बड़का कौन होगा? मतलब कि दुनिया से इंसान खत्म हो जाएगा। इसीलिए लोग या फिर जानवर जो है, जो कोई भी इंसान अपने बच्चे को जन्म देते हैं ताकि उसका संतति बरकरार रहे। ठीक है, आगे कहते हैं निषेचन की क्रिया जब मादा शरीर के अंदर होता है तब निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाती है। मतलब कि अगर जो निषेचन की प्रक्रिया है वो शरीर के अंदर हो तो वो अंदर वाला निषेचन हुआ। अंदर वाला निषेचन को हम लोग बोलते हैं क्या? आंतरिक निषेचन। अगर वही निषेचन शरीर के बाहर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन। ठीक है, आगे देखिए क्रियाकलाप 8 में कहता है उन जंतुओं की सूची बनाए जिनमें आंतरिक अथवा बाह्य निषेचन होता है। तो जलीय जंतु जैसे मछली, मेढक आदि में बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। मादा मेढक जल में एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। मतलब कि जो मेढक होता है, मछली होता है ना, उस समय आंतरिक निषेचन होता है। किसी मछली के अंदर में निषेचन नहीं होगा, वो पानी की सतह पर निषेचन होता है, पानी में। ये अंडा जैली जैसी परत से बंधे होते हैं। मादा जैसे अंडे देती है उसी समय नर मेढक शुक्राणुओं को जल में छिड़क देता है। शुक्राणु तैरते हुए अंडों से जा मिलते हैं। इस तरह अंडे निषेचित हो जाते हैं और जल में सभी अंडे निषेचित नहीं हो पाते हैं क्योंकि सभी अंडों तक शुक्राणु नहीं पहुंच पाता, बहुत इधर उधर फैल जाता है। तो फिर वहां पर निषेचन होगा, मतलब जितने अंडा निषेचन होगा जितना ही अंडाणु निषेचन होगा उतने मछली या उतने मेढक बनेगा, इसलिए उतना ही सीमित रहता है। कहता है परखनली शिशु कृत्रिम निषेचन। ठीक, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। कहता है इसमें क्या है? परखनली शिशु कृत्रिम। अक्सर आप देखते होंगे टीवी में पढ़ता जाता है इंदिरा IVF।
क्या बोलता है अब तो प्रचार में देता रहता है, जब हम कोनो फिल्म देखते रहते हैं डिश टीवी पे, तो उसमें कहता है इंदिरा आईवीएफ, या फिर मोबाइल में आप देखते हैं तो वहां पे भी इंदिरा आईवीएफ, कहीं ना कहीं वहां पे टेस्ट ट्यूब बेबी अंग्रेजी में लिखे, अंग्रेजी में हिंदी में लिखा हुआ यहाँ पर परखनली शिशु, उसी को अंग्रेजी में क्या बोलता है टेस्ट ट्यूब बेबी। कृत्रिम निषेचन मतलब कि अगर मादा के शरीर में निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो उस केस में हम लोग को मतलब कि जो डॉक्टर होता है उसको बाहर में निषेचन कराता है, उसी को लिखा जाता है कृत्रिम निषेचन। कृत्रिम निषेचन का मतलब हुआ कि जो इंसान के अपने द्वारा निषेचन करवाया जाए उसको बोलेंगे कृत्रिम निषेचन, और जो अपने आप निषेचन हो रहा है मादा के शरीर में उसको हम कृत्रिम निषेचन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम प्राकृतिक रूप से वो निषेचन हुआ। कहता है न कोई बांझ न कोई निर्वंश, ना कोई बांझ रहता है अब, ना ही कोई निर्वंश रहता है, सब कोई बच्चे को जन्म दे सकता है। राधा अपनी दादी और डॉक्टर साहब की बातचीत सुन रही थी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जिन स्त्रियों को शिशु उत्पन्न नहीं होता है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कृत्रिम निषेचन संभव है, वह संतान उत्पन्न कर सकती है। दादी कह रही थी कि यह कैसे होगा, कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, मतलब कि अक्सर कभी ऐसा होता है किसी लड़की में किसी महिला में अंडवाहिनी क्या होता है अवरुद्ध होता है, जिस कारण शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता, फलस्वरूप अंडाणु से निषेचित नहीं हो पाता। सिंपल सा बात है, सही बात है, अगर अंडाणु जो है सो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो अंडाणु निषेचित होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अंडाणु निषेचित नहीं होगा तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार की स्त्रियां शिशु को जन्म नहीं दे पाती। इन स्त्रियों को समाज एवं परिवार के लोग गलत दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि के देते कि ये औरत बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, मतलब कि ये बांझ है। लेकिन ऐसा बोलना बिल्कुल भी गलत है। क्या वो अपने आप ऐसा हो गई है क्या? वो प्राकृतिक रूप से भगवान ही उसको उस तरह का बना दिया, इसमें गलती उसका बिल्कुल भी नहीं है। हमें उसको हे दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। आप लोग काबिल हैं, समझदार हैं, इस बात को अपने ध्यान रखिएगा। एक बांझ कहते हैं, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि बांझ बोलना सही? बोलिए, बिल्कुल नहीं, बांझ बोलना एकदम गलत बात है। अंडवाहिनी के अवरुद्ध होने की स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ समय के लिए एक साथ रखते हैं बाहर में, पेट के अंदर नहीं, बाहर में, ठीक है, ताकि शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। निषेचन हो जाने पर युग्मनज को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है। इसके बाद माता के गर्भाशय में रोपित कर देता है, मतलब कि पहले विकसित करता है 1 सप्ताह तक, 7 दिन तक, और विकसित करने के बाद उसको क्या करता है, उसको मादा के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है गर्भाशय में। इसके बाद माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, जहां पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है, मतलब जैसे सब बच्चा का जन्म होता है उसी तरह उस गर्भाशय से उस महिला के शरीर से नॉर्मल तरीके से एक बच्चे का जन्म होगा। इसी तकनीक को जन्मे शिशु को हम लोग परखनली शिशु कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। यह तो इसका मिथ्या नाम है, क्योंकि वास्तव में शिशु का विकास प्रखनली में नहीं होता, बल्कि संतान चाहने वाली माँ के गर्भाशय में होती है, पेट में होता है। ठीक है, आगे देखिए, कहते क्रियाकलाप ना, मुर्गी के सभी अंडे से चूजे नहीं निकलते। मुर्गी पालने वाले से इस संबंध में जानकारी एकत्रित कीजिए और आपसे आपस में चलेगा। देखिए, अब किसी अंडा से चूजा नहीं निकलेगा, स्वाभाविक से बात है, वह उसको अच्छे से सेव नहीं पाई हो, उसको उतना गर्मी नहीं मिल पाया होगा जिसमें निषेचन का प्रक्रिया नहीं होगा, और इसलिए वह अंडा में से चूजा नहीं निकला होगा। लिंग निर्धारण, अब कैसे पता चलता है कि बच्चा, अल्ट्रासाउंड में भी कभी कभी पता चल जाता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, लेकिन ये कराना गैर कानूनी है। अक्सर आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो देखते होंगे कि लिखा रहता है कि यहाँ लिंग निर्धारण नहीं होता है, लिंग निर्धारण करवाना गैर कानूनी है। तो उसी चीजों को हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि वह होता कैसे पता चलता है कि इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। कहते हैं किसी अंडे से मुर्गा और किसी अंडे से मुर्गी। क्या आपने कभी सोचा गाय कभी बछड़ा और कभी बछिया क्यों जन्म देती है? सालू की दादी भी चिंतित है कि बहू को दूसरी बार भी कहीं लड़की ही ना हो जाए। सालू नाम की एक लड़की है, उसकी दादी सोच रही है कि कहीं फेर से हमारा पुतोह के एगो बेटिया ना हो जाए। ठीक है, यदि ऐसा हुआ तो वंश ही खत्म हो जाएगा और पता नहीं घर वाले बहू के साथ साथ क्या क्या व्यवहार करेंगे। क्या उसकी दादी की चिंता उचित है? बिल्कुल नहीं। उसकी चिंता करने से क्या होगा? जो होना होगा वही होगा, लड़का होना होगा तो लड़का होगा और लड़की होना होगा तो लड़की होगी। उसकी चिंता करने से कुछ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसकी चिंता करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। आइए हम जानने का प्रयास करें कि गर्भ के अंदर शिशु के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। दरअसल निषेचित अंडाणु अर्थात युग्मनज में शिशु के लिंग निर्धारण के कारण संदेश होता है। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा अर्थात
46 गो गुणसूत्र होते हैं। जो मनुष्य होता है इंसान, उसमें जो है सो 23 जोड़ा, 23 जोड़ा का मतलब 46, मतलब किसी से 23 दूना, जोड़ा का मतलब 2 गो होना चाहिए, तो 23 जोड़ा का मतलब सीधा क्या हो गया 46। 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं और संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इनसे भिन्न प्रकृति के होते हैं। यही गुणसूत्र पुरुष में एक्स वाई तथा स्त्री में एक्स एक्स के रूप में पहचाने जाते हैं और यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। पुरुष में याद रखिएगा, पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया गया एक्स वाई और महिला में केवल एक्स एक्स। शुक्राणुओं में एक्स तथा वाई 2 प्रकार के लिंग सूत्र होते हैं, जबकि अंडाणुओं में केवल एक्स प्रकार के ही गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है, जो पुरुष होता है मतलब कि लड़का, उसमें एक्स और वाई, उसका जो गुणसूत्र होता है उसमें 2 रंग का होगा, एगो एक्स भी होगा और वाई भी होगा। लेकिन महिला में ऐसा नहीं होगा, महिला में केवल क्या होगा सिर्फ एक्स ही होगा, उसमें वाई नहीं होगा। क्या बोल रहे थे कि जो मतलब पुरुष होगा उसमें एक्स और वाई दोनों होगा अलग अलग, लेकिन महिला में अलग अलग नहीं होता है, केवल सिर्फ और सिर्फ एक्स ही होता है। तो शुक्राणुओं में एक्स और वाई 2 प्रकार के लिंग सूत्र होते हैं, जबकि अंडाणुओं में केवल एक्स प्रकार के ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं के साथ निषेचित होते हैं तो युग्मनज एक्स वाई प्रकृति की होगी और नवजात शिशु क्या होगा लड़का होगा, जबकि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के साथ निषेचन होने पर युग्मनज एक्स एक्स प्रकृति की होगी और नवजात शिशु क्या होगी लड़की होगी। क्या आप अब भी यही कहेंगे कि संतान के लिए स्त्रियां उत्तरदायी है? किसी को पुत्र धन की प्राप्ति नहीं होने पर स्त्रियों को दोषी ठहराना कहां तक उचित है? चर्चा कीजिए। इस संबंध में सामाजिक जागरूकता के लिए आप क्या करना चाहेंगे, मतलब आप क्या करना चाहेंगे, आसपास के लोगों को बताएंगे। इसमें किसी महिला का गलती नहीं है कि उसको बार बार बेटिए हो रहा है, इसमें उसके पति का भी दोष एक तरह से नहीं है, लेकिन उत्तरदायी कौन है? पति ही है। उत्तरदायी उसके लिए कौन है? पति है। लेकिन आप किसी महिला को गलत ठहरा नहीं सकते, उसमें महिला का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो पुरुष में है और वो उसके लिए पुरुष जिम्मेदार है, महिला बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गांव घर में क्या करता है कि बेटी हुई एकरा तो खाली एकरा बेटी है कलावे, ये सब गलत बात है। इस चीज को एक बार और हम आपको समझाते हैं एकदम बढ़िया से। देखिए इधर हुआ मान लीजिए पुरुष, ठीक, इधर क्या हुआ महिला। ध्यान से समझिएगा, हम अभी ये क्या बताएं कि पुरुष में जो होगा एक्स और वाई दोनों होगा, ठीक है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों होगा। महिला में क्या होगा? केवल एक्स ही होगा, उसमें वाई नहीं होगा। महिला में दोनों सेम, लेकिन पुरुष में दोनों अलग अलग। अब मान लीजिए कि पुरुष से निकला क्या? एक्स। पुरुष से क्या निकला? एक्स। महिला से क्या निकलेगा? हमेशा निकलेगा तो वाई ना, चाहे ई वाला निकले चाहे ई वाला निकले, निकलेगा तो एक्स ही। पे निकालिए, देखिए यहां से एक्स निकला, एक्स और एक्स दोनों तो एक्स हो गया। फिर अब मान लीजिए कि फिर पुरुष से क्या निकला? वाई। पुरुष से दोनों में से कोनो एगो निकलेगा, या तो एक्स निकलेगा या वाई निकलेगा। तो मान लीजिए अगली बार में पुरुष से क्या निकला? वाई निकला, ठीक। लेकिन महिला से क्या निकलेगा? हर एक बार एक्स ही निकलेगा। ध्यान देने वाली बात है। क्यों निकल रहा है इसमें से बार बार एक्स? क्योंकि इसमें एक्स के अलावे और कोई दूसरा गुणसूत्र नहीं होता है। लेकिन पुरुष में तो होता है, मतलब बाबूजी में, बाप में होता है, माई में नहीं होता है। तो पुरुष में से एक्स निकला और महिला से तो एक्स से निकलेगी, पुरुष से वाई निकला और महिला से एक्स निकली। तो यहाँ पर फिर से एक रंग है, एक्स एक्स है। तो इसका मतलब अब जो बच्चे का जन्म होगा वो किसका होगा? लड़की का होगा। लेकिन यहाँ पिताजी से क्या निकला? वाई, और माताजी से क्या निकला? एक्स। इसका मतलब यहाँ पर कौन किसका जन्म होगा? इस तरह से बचेगा तो क्या होगा? लड़का। मतलब कि अगर अलग अलग है तो लड़का और एक जैसा है तो लड़की। हम लड़का हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पापा से हमको जो है वाई गुणसूत्र मिला और मम्मी से किसी को भी, कोई भी लड़का है लड़की, इसका मतलब उसको मम्मी से क्या मिला होगा? एक्स ही मिला होगा। तो माता जी से उसको एक्स मिला और पापा जी से वाई मिला, इसीलिए वो बच्चा लड़का है। और पापा से उसको एक्स मिला और माँ से तो हमेशा एक्स ही मिलेगी, तो दोनों मिला के क्या हो गया? लड़की। बस यही बात ध्यान देना। अब आप ही बताइए, किसी बच्चे का जो जन्म हुआ तो वो लड़का है या लड़की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पुरुष की महिला? सिंपल सा बात है, पुरुष जिम्मेदार है, महिला बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। अब समाज में ये गलत बात होता है कि उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है कि एकरा खाली बेटी हुई है, एकरा बेटी कलाना हुई है, वो सब गलत बातें हैं। जिम्मेदार कौन है?
पुरुष है। चलिए, तो इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह से लिंग निर्धारण होता है तो आप बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं कि पुरुष में XY दो प्रकार का, महिला में सिर्फ XX। पुरुष से X निकला, महिला से हमेशा X से निकलेगी तो लड़की का जन्म होगा। पुरुष से अगर Y निकला और महिला से हमेशा X से निकलेगी तो उन्हें मिलाकर के XY हुआ तो क्या हो गया, लड़का। ठीक है, अब जो बचा इसमें हमने आपको पढ़ा दिया। अब आप क्या करिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, तो जो क्वेश्चंस है वो हम आपको लिखवा देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। जो क्वेश्चन है इसमें मतलब कि 1 नंबर 1 से लेकर के 2 तक तो पूरा ऑब्जेक्टिव ही है। ऑब्जेक्टिव में क्या है, पहला में ऑब्जेक्टिव जान लीजिए। अभी कहता है जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक क्या है, तो प्रजनन, बिल्कुल प्रजनन में टिक लगाइए। और लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। अलैंगिक मतलब एक गो जीव, लैंगिक तो 2 गो, अलैंगिक मतलब 1 गो, तो एक जीव में चौथा में टिक लगाइएगा। और लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं तो एक नर एवं एक मादा अथवा एक उभयलिंगी। और लैंगिक में कोनो एक गो, लैंगिक में कोनो एक गो लगा, देखिए एक नर एवं एक मादा होना चाहिए, या तो उभयलिंगी मतलब जेकरा में दोनों होए। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन किसमें होता था, मादा के शरीर के अंदर, पुरुष के अंदर थोड़े होता है। कोनो आदमी बच्चा को जन्म थोड़े दे सकता है, महिला ने दे सकती है, तो मतलब कि मादा शरीर के अंदर। मादा जननांग का भाग क्या था, वृषण पुरुष का है, शिशन पुरुष का है, शुक्रवाहिनी पुरुष का है, गर्भाशय महिला का था, गर्भाशय में टिक लगेगा। सत्य और असत्य चुनना, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, गलत बात, गलत होगा। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, सही होगा। और लैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, गलत। शुक्राणु नर युग्मक है, सही। अंडाशय से शुक्राणु निकलते, गलत बात। अंडाशय से अंडाणु निकलते जो महिला के अंदर रहता है, ये भी गलत हो गया। अब जो रहा बात 3 से लेकर के 8 तक, वो हम आपको या तो नोट्स दे देंगे या फिर हम कल की वीडियो में लिखवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि कल। ठीक है, जय हिंद जय भारत।